कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो होता क्या है कि सपोज करो हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, सपोज वी हैव सम सॉल्यूशन, ठीक, दिस इज सम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलके बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके। भाई सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज सॉल्यूट और अदर इज सॉल्वेंट। सपोज करो हमारा जो सॉल्यूशन है इट हैज टोटल 100 प्रॉपर्टीज। इसके टोटल प्रॉपर्टीज कितने हैं? 100, ऐसे ही मान लिया है बस, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के टोटल 100 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से जो सॉल्यूशन के टोटल जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें से कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? सॉल्यूट पे। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो डिपेंड करेंगे सॉल्वेंट पे, कुछ करेंगे सॉल्यूट पे। तो मैं आपको बता देता हूं इसको। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। कैसे? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, आपने क्या सॉल्यूट ले रखा है इस पर डिपेंड करेंगे। दूसरा, आपने सॉल्यूट कितना ले रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेंगे। तीसरा, आपने सॉल्वेंट क्या ले रखा है इस पे भी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, आपने सॉल्वेंट कितना ले रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेंगे। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप सपोज करिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कितने सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, कितने सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज तो डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कि सॉल्यूट कैसा है। कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे कि अगर आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, मतलब जैसे कि मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन में आपने एक सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया। अब अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट कम लिया तो प्रॉपर्टीज अलग होंगे, सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लिया तो प्रॉपर्टीज अलग होंगे। सपोज करो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके टोटल 100 प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही मान लिया है। उसके 20 प्रॉपर्टी तो डिपेंड करते हैं मान लो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। अगर आप सॉल्यूट बदल दोगे तो 20 प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। 20 प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के ऐसे हैं जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। 20 प्रॉपर्टी ऐसे हैं, सपोज कर लो ऐसे ही, जो डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। 20 डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और 20 प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उन पे। मानो कि अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को चेंज कर दूं, हाँ समझ पा रहे हैं, सॉल्यूशन की टोटल प्रॉपर्टी 100 है। अगर मैं सॉल्यूट इसमें पहले थोड़ा कम ले लूं और फिर दोबारा मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं सॉल्यूट, तो केवल कितने प्रॉपर्टी चेंज होंगे, 20। अदर 80 प्रॉपर्टी सेम टू सेम रहेंगे। ये तो बात हुई। तो 20 प्रॉपर्टी तो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अगर मैं क्या करूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उतना ही रहने दूं, बस सॉल्यूट बदल दूं, एक बार शुगर लिया सॉल्यूट और दोबारा मैं ले लूं NaCl, तो केवल कितने प्रॉपर्टी चेंज होंगे, 20। बाकी सब तो सेम होंगे क्योंकि हमने सिर्फ क्या बदला है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नहीं समझ पा रहे? तो सॉल्यूशन के मान लो टोटल 100 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, कुछ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और कुछ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेज है उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के जितने भी टोटल प्रॉपर्टीज हैं उनमें से सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहेंगे उनको, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई? तो अगर किसी सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उन बहुत सारे प्रॉपर्टी में से सिर्फ वो प्रॉपर्टी
which depend upon amount of solute particles. केवल उन्हीं प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई? तो अब कोई आपसे पूछे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन दी, मैं अमाउंट की जगह नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कर दूंगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बाकी जो और प्रॉपर्टीज थे जो इन पे डिपेंड कर रहे थे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो लिखें जरा डेफिनेशन लिखें इसमें। हाँ भाई लिखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, the properties of a solution which depend upon the number of solute particles irrespective of their nature, पार्टिकल का नेचर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, irrespective of their nature are called colligative properties। ठीक है भाई। सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, विच डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। उसका नेचर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे यहाँ टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। लिखें जरा नेक्स्ट लाइन से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। Colligative properties are of 4 types। कौन कौन से हैं साहब? तो पहला है, पहले चारों के नाम नोट कर लें। हाँ भाई, तो पहला लिखें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Next is elevation in boiling point। Third is depression in freezing point। और फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ भाई, तो कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर में आने वाली कमी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आने वाला इंक्रीज। ठीक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली कमी, और ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नोट करिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो इधर, जैसे मान लो इसमें हमारा वाटर है, सपोज दिस इज फिल्ड अप विद दी वाटर। अगर मैं इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करूं, सर्टेन टेम्परेचर पे अगर मैं इसको रखता हूं तो क्या होगा? जो वाटर पार्टिकल हैं दे विल चेंज इनटू वेपर, और यहाँ पे बहुत सारी वेपर बन जाएगी। इधर बोलो यस और नो। व्हाट इज दिस? दिस इज वेपर। और ये वेपर क्या करेगी? चारों तरफ क्या लगाएगी? प्रेशर।
तो जो यहाँ प्रेशर लगेगा उसे मैं कहूँगा वेपर प्रेशर। और यहाँ पे जो मैंने वाटर लिया है वो ये एकदम प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो अपना एक वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई वैल्यू उसकी होगी, ठीक। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि इफ ये तो प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, अगर मैंने उस सॉल्वेंट में इफ नॉन वॉलेटाइल solute is added to pure solvent, उस सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है, इस सॉल्वेंट में इसमें ऐड कर दिया सोल्यूट। और सोल्यूट भी ऐसा जो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि जो पेपर में चेंज होगा ही नहीं। तो क्या होगा देखो जरा, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, लिक्विड है, वाटर है, उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। अब पहले क्या था कि जो सारे के सारे पार्टिकल थे, होल सरफेस एरिया, पूरा का पूरा सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सारा सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ने। लेकिन है ना, और हर जगह से वेपर बन रही थी और यहाँ पे अच्छा खासा वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। लेकिन अभी हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ सरफेस पे बड़े बड़े सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। बोलो इस तरीके से, दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल्स, बड़े वाले पार्टिकल। छोटे वाले जो पार्टिकल हैं ये किसके, ये हो गए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो जो पहले यहाँ पे क्या था, 100% सरफेस एरिया, मान लो बर्तन में आपने पानी भर रखा है, तो पहले ऊपर 100% सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और हर जगह से वेपर बन रही थी और अच्छा खासा वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं। नाउ 100% एरिया इज नॉट अवेलेबल फॉर इवापोरेशन। बोलो है कि नहीं है, नहीं है। मान लो पहले जो 100% एरिया से इवापोरेशन हो रहा था उसमें से 20-30% एरिया मान लो किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने। तो अब रिमेनिंग जो 60-70% एरिया बचा है, सिर्फ उसी से क्या होगा, वेपर बनेगी। सिर्फ यहीं से क्या होगा, वेपर बनेगी। तो पहले के कंपैरिजन में वेपर इस बार थोड़ी कम बन पाएगी, और वेपर प्रेशर जो लग रहा था वो भी पहले से थोड़ा कम लगेगा। तो वेपर प्रेशर में क्या आ गई, यहाँ पे कमी आ गई। इसी कमी को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नहीं समझ पा रहे? तो होता क्या है कि जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड कर देंगे प्योर सॉल्वेंट में, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, और इस कमी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कमी क्यों आ गई, कमी इसलिए आ गई क्योंकि पहले 100% एरिया वाज अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, लेकिन अभी 100% एरिया इज नॉट अवेलेबल फॉर इवापोरेशन। उसमें से बहुत सारा एरिया हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट पार्टिकल कम बचे तो कम वेपर बनेगी और कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है जब भी हम किसी सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो और इसी कमी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। अच्छा, ये जो वेपर प्रेशर है, चलो पहले इतना मैं थोड़ा लिखवाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर सॉल्वेंट का है, और ये किसका, सोल्यूशन का। अब मैं सॉल्यूट ऐड कर दिया ना, तो ये सोल्यूशन का है। तो जो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको मैं डिनोट करूंगा P0 से, और जो वेपर प्रेशर यहाँ पे है उसको मैं डिनोट करूंगा किससे, PS से। PS माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू किसकी ज्यादा है, P0 की या PS की, P0 की। ये वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये वेपर प्रेशर कम है, ठीक। थोड़ा लेके लो, फिर आगे बात करते हैं। when a non-volatile solute is added to pure solvent then its vapor pressure decreases. This is called lowering in vapor pressure. इसी को क्या कहते हैं, this is called lowering in vapor pressure. रीजन क्या है वेपर प्रेशर में कमी होने का, तो रीजन लिखें जरा, रीजन नेक्स्ट डाल दो छोटी सी हेडिंग, रीजन।
डाली हेडिंग? हाँ थोड़ा फास्ट करो, हेडिंग डाल दो। रीजन क्या है, वेपर प्रेशर में कमी क्यों आ गई? तो रीजन में लिखें जरा, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, इवापोरेशन डिक्रीजेस। सही बात है ना, सरफेस एरिया घट गया। लेट दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लिया हमने P0, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना मान रखा है, PS। तो वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई मेरे को ये निकालना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे निकलेगा बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का इतना है, सॉल्यूशन का इतना है, कमी कितनी आ गई, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS। मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। बोलो यस और नो, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक लॉ और होता है यहाँ पे, अभी बात कर ले रहे हैं जरा उसकी। वी हैव अ लॉ विच इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। क्या कहते हैं इसको, ये लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से समझते जाइए, व्हेन a non-volatile solute, when non-volatile solute is added to pure solvent, is added to pure solvent, then vapor pressure of solution is equal to the product of vapor pressure, is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent in solution। क्या कह रहा है ये लॉ, एक बार जरा पढ़ लो। ये लॉ कहता है कि जब भी आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, है प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि PS किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का हमने क्या मान रखा है P0, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये बात कहां से आ गई हमारी निकल के, राउल्ट्स लॉ से आया ये पॉइंट। नहीं समझ पा रहे, जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 हो गया, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस PS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब लिख देता हूँ हाँ वो देखेंगे, वो देखते हैं, अभी देखते जाइए आप। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ PS इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS, यही तो है। PS की जगह पे इसको लगा देंगे, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS की जगह पे आ जाएगा P0x सॉल्वेंट, P0x सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमको मालूम है कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस किस से मिलकर बनेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि X सॉल्यूट
प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होगा 1। बोलो यस और नो। भाई सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। सही है ना। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, अल्टीमेटली 1। तो 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को मालूम है, क्या मालूम है, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अब अगर मेरे को एक्स सॉल्वेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा बताओ जरा। एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू, हाँ ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी जीरो माइनस पी जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। एनी प्रॉब्लम। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी जीरो माइनस, अभी इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो पी जीरो नहीं, वो भी कटेंगे, रुक जाओ भी कट जाएंगे, रुक जाओ भाई, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है, ऐसा कैसे काट दोगे अब। नहीं अभी रुक जाइए, अभी रुक जाओ, कॉमन अभी करवाते हैं। इस पी जीरो को पी जीरो लेने दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा पी जीरो, इसका इससे करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस पी जीरो एक्स सॉल्वेंट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, नहीं एक्स सॉल्यूट चल रहा है ना तो इसको आप कर दीजिए एक्स सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स सॉल्यूट। अगर मैं इस पी जीरो को इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। ये जो डेल्टा पी अपॉन पी जीरो है, ये इट इज ऑल्सो नोन एज आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस नाम से जानते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर पेपर में आर एल बी पी पूछ ले तो आपको पूरे डेल्टा पी अपॉन पी जीरो की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये सारे फॉर्मूले हम लोग बनाते जा रहे हैं सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, है ना। जैसे कि एक फॉर्मूला ये क्या, ये राउल्ट लॉ से आया, अभी क्या बन गया थर्ड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सॉल्यूट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। बोलो अगर मान लो सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम डाला है हमने, तो इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन में सॉल्यूट के मोल बहुत ही कम होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब एन सॉल्यूट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, किससे, एन सॉल्वेंट से। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को हटा ही सकता हूं। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। बोलो हम कहाँ आ गए, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट। एन मीन्स मोल, मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, तो ये हो गया मास अपॉन मोलर मास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन वेट सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट। बोलो यस और नो। भाई एन, अगर मेरे को एन सॉल्यूट कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, मास अपॉन मोलर मास। और ऐसे ही एन सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करके, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। बोलो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, तो ये हो जाएगा आपका वेट सॉल्यूट इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा, एम सॉल्यूट इंटू वेट
सॉल्वेंट मतलब मास है, तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपको बोलेगा कि इतना ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट डाला, और पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, अब जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब वो हमसे पीएस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कितना सॉल्यूट लिया है वो उसने क्वेश्चन में दे दिया, तो वेट सॉल्यूट यहाँ पुट कर देंगे, कितने सॉल्वेंट में डाला वो उसने खुद बताया, और एम सॉल्वेंट और ये एम सॉल्यूट ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। नहीं समझ पा रहे, मान लो वाटर है तो हमें मालूम है एम सॉल्वेंट 80 नहीं आएगा, ये एम सॉल्यूट वो क्वेश्चन में देगा। प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर है वो उसने देना है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन जो फाइनल बना है उसका वेपर प्रेशर है बताइए। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा पी, और डेल्टा पी का हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी जीरो माइनस पी एस। डेल्टा पी जब आ जाएगा तो पी जीरो हम लगा देंगे, पी एस हम कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं समझ पा रहे, ठीक है। या फिर वो कई बार ऐसे भी पूछ लेगा, कितना ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट में डाला, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, अब बताओ वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ जाएगी। तो जो कमी है, कमी मतलब डेल्टा पी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सीधा डेल्टा पी ही कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा पी आ जाएगा। कल हमने एक फॉर्मूला डेराइव करा था, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू वेट सॉल्यूट इनटू एम सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्यूट इनटू वेट सॉल्वेंट, ये डेराइव करा था हमने कल, ठीक। इसी में फिर मैंने थोड़ा सा चेंज ये करवाया था कि डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, ये क्या है, मैं यहाँ पे एक्चुअली फिजिक्स में वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, तो यहाँ पे मैं मास को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कई बार मैं वेट बोल देता हूँ, आप उसे मास ही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, मास अपन मोलर मास, ये मास किसका है, सॉल्यूट का, मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का, दोनों सॉल्यूट के हैं, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सॉल्यूट। बोलो, अगर मेरे को मोल निकालने हो तो कैसे निकालूंगा, मास सॉल्यूट अपन मोलर मास सॉल्यूट, तो मास अपन मोलर मास की जगह पर मैं क्या रख दिया, एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट। बाकी जो एम सॉल्वेंट है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा भाई। आपने जो इस पूरे की जगह पे आपने क्या लगा दिया है, एन सॉल्यूट, ये आपका वेट सॉल्वेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये वेट, ये सारे के सारे किस में हैं, ग्राम में हैं ये सारे, दे ऑल आर इन ग्राम, ठीक है। मोलर मास तो ग्राम में होता ही है, मास भी ग्राम में, तो ये किस में चल रहा है, ग्राम में। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास मास ग्राम में है और अगर मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो वो किस में आ जाएगा, केजी में। बोलो यस और नो। मान लो मेरे पास 5000 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो केजी आ जाएगा सामने। तो बस मैं यही कर रहा हूं कि यहाँ पे वेट सॉल्वेंट ग्राम में 1000 का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और 1000 का क्या कर दिया, डिवाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट सॉल्वेंट केजी, क्योंकि वेट सॉल्वेंट ग्राम अपॉन 1000 इज इक्वल टू केजी, ठीक है ना। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, वेट सॉल्वेंट केजी। तो ये फाइनली बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी जीरो, और ऊपर आपका वही रहेगा एन सॉल्यूट इनटू एम सॉल्वेंट, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वेट सॉल्वेंट। लेकिन अब ये किस में आ चुका है, केजी, और ये मल्टीप्लाई 1000 आपका चलता ही रहेगा। ये पूरा किसके बराबर होगा, मोलेलिटी के बराबर। भाई मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो, तो ये पूरा किसकी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, मोलेलिटी, मोलेलिटी इनटू एम सॉल्वेंट अपॉन दिस इज 1000, तो डेल्टा पी अपॉन पी जीरो। तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है आपका, वो ये एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला गिवन है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, वो ये वाला है। लेकिन अगर आपके फॉर्मूले में बट इफ मोलेलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन,
मोलैलिटी इज गिवन इन क्वेश्चन, तब आप इसका यूज करेंगे, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। हालांकि कम चांसेस हैं, कम केसेस हैं 12th लेवल पे ऐसा, लेकिन तब आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो कल तक ही, कल भी हो गया था इतना। अब जरा उस पर आइए, मैंने आपको दो इक्वेशन बनवाए थे कल, एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, जरा देखो, इक्वेशन 2 है आपका PS इज इक्वल टू P0 डॉट एक्स सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन 2, वो है PS इज इक्वल टू P0 डॉट एक्स सॉल्वेंट। अगर मैं चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। बोलो, ये हमने इक्वेशन 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक, और बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या था आपका, वो देखें जरा, तो वो था डेल्टा P अपॉन P0 एक्स सॉल्यूट। चेक कर लो ये था कि नहीं था, क्यों भाई, यही था ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3/2 कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P0, और ये आ जाएगा PS अपॉन P0 नॉट बोल दो, S0 बोल दो, और ये हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, और दिस इज एक्स सॉल्वेंट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बचेगा फाइनली, डेल्टा P अपॉन PS एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट। अगर मैं चाहूं तो इसको भी कल की तरह सॉल्व कर सकता हूं, एक्स सॉल्यूट की जगह पे कर दूंगा n सॉल्यूट अपॉन n टोटल, कर सकता हूं ना, करके दिखाता हूं। मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, n सॉल्यूट अपॉन n टोटल। तो मैं लिख रहा हूं इसको डेल्टा P अपॉन P0, इसकी जगह पे n सॉल्यूट अपॉन n टोटल, n सॉल्यूट अपॉन n टोटल। ठीक, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n सॉल्वेंट अपॉन n टोटल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल्टा P अपॉन P0, दिस इज फाइनली n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। ठीक, सो दिस इज योर वन मोर फॉर्मूला। हालांकि ये जो मैंने काम यहां से कराया है, दिस इज एक्स्ट्रा फॉर बोर्ड। सुनो जरा कैसे, कल मैंने आपको देखो एक बात और सुनो जरा, अगर मैं चाहूं तो इसको n सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं, वेट सॉल्यूट और मूलर मास सॉल्यूट, इसको लिख सकता हूं वेट सॉल्वेंट और मूलर मास सॉल्वेंट। सॉल्व करके ये इसी की तरह बन जाएगा ना। तो अगर हमारे क्वेश्चन में डेल्टा P हमसे पूछ ले और हमें P0 गिवन हो और वेट सॉल्यूट, वेट सॉल्वेंट, मूलर मास ये सब पता हो, हमसे क्या पूछा है, डेल्टा P और P0 गिवन है, तब तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और अगर वो हमसे क्या करे, डेल्टा P, एक सेकेंड, वी हैव डन सम, यहाँ पे S आएगा ना, S चल रहा था ना इधर, यहाँ 0 थोड़ी आएगा, क्या आएगा इधर, S। हाँ, तो अगर हमसे डेल्टा P पूछ रहा है वो, लेकिन PS उसने दे रखा है, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन उसने गिवन है और डेल्टा P हमसे पूछ रहा है, तो फिर इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले का यूज करे बिना इस फॉर्मूले से भी काम हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, डेल्टा P इज इक्वल टू K अपॉन n, भाई साहब पढ़ के आओ, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। ठीक है, अब अगर मान लो क्वेश्चन में हमको P0 गिवन है और PS पूछ रहा है, तो मैं डेल्टा P की जगह पर सीधा रख सकता हूँ P0 माइनस PS। P0 गिवन है, P0 यहाँ भी लगा दूंगा, PS निकाल लूंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो हमसे डेल्टा P गिवन है और PS पूछ रहा है, तो फिर मैं चाहूँ तो इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो दोनों लगभग सेम से ही है, चाहो तो आप इसको यूज कर लो, चाहो इसको यूज कर लो, ये एक्स्ट्रा वर्क है, चाहो तो 12th लेवल के लिए, बोर्ड के लिए ये एक्स्ट्रा है, चाहो तो कर लेना, अदरवाइज यहाँ तक आपका काफी है।